Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with part 3 of chapter 1st, Business Studies, class 12, that is Nature and Significance of Management. And you will find the link of previous parts, that is part 2 and part 1, in description box, so that to make all the previous points absolutely clear. And one thing I want to tell that this today in this video I have taken a very important topic from board point of view. In each year CBSE examination we find a question definitely in the paper regarding nature of management. It's for either 3 marks, for 4 marks, or even in 6 marks. So it is very necessary to go through very deeply regarding the nature of management, because who knows that direct question may come in the examination, or indirect, or even case study. So for better understanding, to solve the case study very easily without any kind of doubt, we need to go through very deep in the concept of nature of management. So let's start to understand the concept of nature of management. देखते हैं क्या क्या एक एक करके स्लाइड्स हमने लिए हैं आज. सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सभी से बार बार मैं कहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया है, कंडक्ट किया है. आप सभी से कहूँगा कि उस क्विज़ को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, खासकर 12th के बच्चे, सो दैट कि वो अपना प्रैक्टिस एक बार और रिवीजन के तौर पर कर सकें. सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की ही एक्सप्लेनेशन की तरफ. ध्यान से देखिएगा. द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स. यहाँ पीपल का मतलब एक्सपर्ट्स से है, जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स कहलाते हैं. सम कंसिडर्ड इट एज साइंस. सो आप देख सकते हो 3 वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. ये पहला, दूसरा एंड ये थर्ड, है ना. तो हम पढ़ रहे हैं कि सम कंसिडर इट एज साइंस बिकॉज ऑफ इट्स प्रूवन एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स. फॉर some it is an art because of the practice it requires in accomplishing it, while other consider it to be just a profession and a source of income. So देख सकते हो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मैंने, कि कुछ लोगों के थिंकिंग ये कहती है कि मैनेजमेंट एक साइंस है. क्यों साइंस है वो आगे लिखा है, और जो हम अगले स्लाइड में सीखेंगे भी, समझेंगे भी. देन कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये आर्ट है, और इवन कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रोफेशन है, क्योंकि इसको सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है. Well, in reality, management is a combination of this trivia. Let's check it. So, are you ready? हम ये देखने जाते हैं अब 1 by 1 कि ये तीनों नेचर मैनेजमेंट में कैसे हैं कि नहीं, और इनमें से क्या है मैनेजमेंट एक्चुअली. सो कुछ इमेज से हम लोग पहले थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है. आप देख सकते हैं इमेज अपने इस स्क्रीन पर, एंड होप सो सभी समझ गए होंगे कि ये क्या है. यहाँ पे कोई पर्सन है जो स्केचिंग कर रहा है, एक ड्राइंग बना रहा है. ठीक है, देखिए अगला इमेज. आप देख पा रहे हैं एक कोई गर्ल है जो कि सिंगिंग कर रही है. देन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको. एंड देन ऑन द लास्ट कॉर्नर कुकिंग करते हुए हाउस में कोई दिख रहा है आपको, किचन में कोई दिख रहा है आपको. ये सब क्या है एक्चुअली? कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, ये सब क्या है? सो यू वेल नो इट, इट इज़ एन आर्ट. तो जिस तरह से सिंगिंग एक आर्ट है, डांसिंग भी एक आर्ट है, कुकिंग एंड ड्राइंग एंड ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें आर्ट हैं, वैसे ही क्या मैनेजमेंट भी एक आर्ट है? हम इसी को चेक करने वाले हैं आज अपने इस टॉपिक में, इस वीडियो के साथ. सो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट. ये क्या कहता है, आर्ट क्या है? अभी अभी आप लोगों ने 3-4 तरह के आर्ट के एग्जांपल्स देखे बाय पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. उसी से इस डेफिनेशन को हमने निकालने की पूरी कोशिश की है. आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. कुछ वर्ड्स पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. देखिए, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. पहली चीज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन. आप सब जानते हैं, आप भी होंगे, मैं भी हूँ, हम में से कई लोग नॉर्मली ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, यानी सिंगिंग करते हैं, बट वी आर नॉट द प्रोफेशनल वन. बट इफ़
वी डू द प्रैक्टिस, कंटिन्यूसली हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो डेफिनेटली हम भी इम्प्रूव करके एक दिन परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। यस, हम सभी को कुछ ना कुछ कुकिंग का काम आता है, बट वी कैन नॉट मेक द फूड एज गुड एज आवर मदर मेक्स इट। हमारी माँ, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के बड़े लोग जो कुकिंग में एक्सपर्ट होते हैं उन जैसा हम नहीं बना सकते, लेकिन हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारे अंदर वो स्किल्स है, बट रेगुलर प्रैक्टिस की कमी है उसमें, है ना। और इवन हम ये देखते हैं कि जिसको कुकिंग आता है वो अलग अलग डिश को कैसे यूनिक तरीके से बनाते हैं, है ना। इवन सिंगर्स को भी देख सकते हो आप लोग, कभी कभार सिंगर्स गाते हैं कितने अच्छे सुर में, कितने स्टाइल में गाते हैं, कभी कभार डांसिंग का नया फॉर्म हम देखते हैं, हम हैरत में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे डांस कोई कर सकता है। सो दिस ऑल दीज आर द स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड बेसिकली ऑल दीज आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो ये है बेसिक मीनिंग इसकी, आर्ट की। सो आइए चेक करते हैं कि क्या हमारे मैनेजमेंट में आर्ट के ये फीचर्स जो हमने अभी अभी अंडरलाइन किए हैं अवेलेबल हैं कि नहीं है। So we are going to test the management with the features of art one by one. Now you can see that there are 3 features listed in this spec. First one is systematic body of knowledge or existence of theoretical knowledge. हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि आर्ट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि एक थियोरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होता है। जैसे अभी हमने पिक्चर में सिंगर की बात की, डांसर की बात की है, या कुकिंग की बात की है, हर एक चीज़ की हम आर्ट की बात करें अगर, तो आप ज़रा सा सोच के देखिए क्या उन सभी के लिए हमें कुछ थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो आपको समझ में आएगा कि यस होता है। सिंगिंग के लिए भी लोग सीखते हैं, कहीं ना कहीं उसके भी कोर्स होते हैं। कुकिंग का भी कोर्स होता है, कुकिंग के लिए भी लोग सीखते हैं, वेरियस रेसिपी बनी होती हैं, है ना। देन उसी तरह डांसिंग के भी वेरियस स्टाइल्स होते हैं, उसको भी लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। तो दैट मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज है हर चीज़ों का, और आपको पता है अच्छे तरीके से इन सभी आर्ट्स के ऊपर आपको अवेलेबल बुक्स मिल सकते हैं, मिल जाएंगे लाइब्रेरी में, बुक्स मार्केट में कहीं भी। तो दैट मीन्स कि आर्ट में एक फीचर होता है और वो है थियोरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्ट करना। नाउ हमको यही जानना है क्या मैनेजमेंट में भी ये फीचर अवेलेबल है, ये वाला फीचर जिसकी हमने अभी बात की है। तो जैसा हमने अभी भी कहा बिल्कुल वैसे ही हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं इस समय, और हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल हैं, और इसके ऊपर आने वाले समय में और भी कोर्सेज एंड और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई भी आनी है। दैट मीन्स कि हमारे मैनेजमेंट में ये फीचर, ये क्वालिटी बिल्कुल मौजूद है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि येस, द फर्स्ट फीचर इज एब्सोल्युटली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नाउ लेट्स चेक सेकेंड फीचर। तो सेकेंड फीचर है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पहले अच्छे समझिएगा आर्ट के रेफरेंस में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पर्सनलाइज मतलब पर्सन टू पर्सन, एंड एप्लीकेशन मतलब उसका अप्लाई करने का वे। तो आप देख सकते हो सिंगिंग बहुत से लोग सीख के निकलते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से डांसर्स भी निकलते हैं, प्रोफेशनल्स निकलते हैं, लेकिन उन सभी का सिंग करने का तरीका, स्टाइल जिसको कहते हैं ना, सिंगिंग स्टाइल बहुत यूनिक हो सकती है। उनका क्या नाम है, डांस करने का जो पैटर्न है, स्टाइल है, वो बड़ा यूनिक हो सकता है। आपके भी दिमाग में कोई ना कोई सिंगर का नाम सुनते ही बेस्ट सिंगर आता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉइस एज वेल एज द वे ऑफ सिंगिंग। ऐसे ही डांसर का भी आपके दिमाग में कोई ना कोई इमेज बन जाता होगा। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक आर्ट को अप्लाई करने का एक यूनिक तरीका हो सकता है, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर थियोरेटिकल नॉलेज हो सकता है, हम सीख सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, बिकॉज सभी ह्यूमन बींग में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एंड इट इज़ गॉड गिफ्टेड। तो अब यही फीचर जो अभी हमने बात करी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, क्या ये हमारे आर्ट में भी, मैनेजमेंट में भी मौजूद है? तो बिल्कुल। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कोई चीज़ मैनेज करना। आप अभी मैनेजमेंट नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप मैनेज कर सकते हो। आप पढ़ रहे हैं तो बेटर कर पाओगे। साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी मैनेजमेंट करना जानते हैं। घर में कोई अगर अनपढ़ है वो भी मैनेजमेंट करना जानता है। मतलब अपने अंदर की नॉलेज के साथ साथ हर एक पर्सन मैनेजमेंट करना जानता है हर एक चीज़ को। तो इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल के लेवल पे, हर एक इंडिविजुअल के स्किल्स के बेस पर उसका एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स अगेन वी कैन से दैट विथ फुल कॉन्फिडेंस कि मैनेजमेंट में ये फीचर भी मौजूद है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट फीचर ऑफ आर्ट, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तो एक ऐसा फीचर जो बहुत ईजिली आइडेंटिफाइबल है कि आर्ट सिंपली बेस्ड होता है प्रैक्टिस पर और क्रिएटिविटी पर।
जैसे अभी आपसे मैं कहूँ, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ स्क्रीन पर। आपने मुझसे कहा कि एक सर्कल बनाओ, देखिए मैंने सर्कल बनाया, थोड़ा अजीब बना। मैं कहूँ चलो लेट्स ट्राई अगेन, एक और बार बनाया, शायद और बेकार बन गया, और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए इस बार थोड़ा ठीक बन गया, और ट्राई करते हैं और अच्छा बना। दैट मीन्स मैं जितना ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, उतना ही अच्छा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एंड क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस खूब करते जाते हैं। जैसे आप देखते हैं नॉर्मली हम कुकिंग के समय रोटी बनाते हुए किसी को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, नॉर्मली उसको तवे पे सेक रहा है कोई। लेकिन कभी कभार हम कुक का ऐसा स्टाइल भी देखते हैं कि हाथ में ऐसे घुमाते हैं, हवा में उछालते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े साइज़ की रोटियां बनाते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने वीडियोस में तमाम। तो वो क्रिएटिविटी है, बट वो कैसे आता है, प्रैक्टिस से। अगर हम ऐसे उछालेंगे हवे में तो शायद वो पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा, या पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला है, रोटी तो कभी बनेगी ही नहीं। तो इसका मतलब आर्ट में डेफिनेटली प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस के बेस पर ही क्रिएटिविटी आती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में क्या ये फीचर है। तो डेफिनेटली अगर आप मैनेजमेंट करते हैं, आप जानते हैं जितने भी एडवर्स सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन से आप गुजरते हो, आप चीज़ों को मैनेज करते हो, तो आप देखते हैं कि आपको उस चीज़ को करने की और भी अच्छे तरीके से नॉलेज आती जाती है, और देन आप चीज़ों को और बेहतर करना सीख जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप में क्रिएटिविटी आती रहती है। तो वी कैन से दैट अगेन द थर्ड फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। सो नाउ हमने आर्ट क्या होता है जान लिया, फीचर्स भी जान लिए, एंड उसको टेस्ट भी कर लिया कि मैनेजमेंट में वो एप्लीकेबल है कि नहीं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ? सो दिस इज द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन ये है आपका कि इट इज़ फुल्ली एक्सेप्टेड एज एन आर्ट, क्योंकि जब तीन के तीनों फीचर्स जो लिस्ट किए गए हैं अगर अवेलेबल है मैनेजमेंट में, सो वी कैन विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेचर। सो अगेन ए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इज देयर। जैसा आप देख पा रहे हो सामने इस पहले पिक में कुछ दिमाग में आपको क्लू मिल रहा होगा, मैं नहीं गेस करूंगा, आप खुद गेस करिए। देन दिस वन काफ़ी आजकल फेमस हो रखा है, वो सेकंड वाला, थर्ड वन, देन दिस एंड दिस। इन सभी पिक्स को देखकर मन में क्या लग रहा है, क्या है ये? कहीं केमिस्ट्री है, कहीं बायोलॉजी है, कहीं फिजिक्स है, क्या है ये? तो दिस इज साइंस। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट एंड सेकेंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साइंस, मैनेजमेंट को साइंस भी कुछ लोग ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली है कि नहीं ये हम जानेंगे इस वीडियो में और स्लाइड में। सो फिर एक बार हम पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि साइंस क्या होता है, और बाद में जानेंगे कि मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि नहीं। अगेन कुछ वर्ड्स को आप ध्यान देंगे। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज based on logically observed findings, facts, and events which can be verified by established cause and effect relationship। तो जितने भी ब्लैक ब्लैक लेटर्स मैंने हाईलाइट किए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, एंड वो निकल के आता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज आता है, देन उसके बाद लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट एंड इवेंट्स, एंड लास्ट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये है साइंस का एक डेफिनेशन, जिनसे कुछ बातों को हम पता लगा सकते हैं। और अब जानते हैं कि देखिए साइंस की ये जो बातें बताई गई हैं, क्या ये बातें हमारे मैनेजमेंट पे लागू होती हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेस्ट मैनेजमेंट अगेन विद द फीचर्स ऑफ साइंस दिस टाइम। एंड फिर कुछ फीचर्स लेते हैं। पहला फीचर जैसे हमने लिस्ट आउट किया था वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमैटिक बॉडी, जहाँ भी यहाँ सिस्टम लगता है तो दैट मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ मैथड्स, प्रोसीजर्स, वट एवर इट इज़, तो एक सिस्टम होना चाहिए। तो आप सभी जानते हो साइंस का या साइंस के चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है, उसको तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप ऐसे ही तो नहीं बन जाओगे, आपको तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, एंड वन बाई वन होते हैं वो चीज़ें, है ना। तो इस तरह से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है इसमें। अब बात करते हैं कि क्या जिस तरह साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, क्या वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है? तो डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत तरह के बुक्स अवेलेबल हैं, डिसिप्लिन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट्स करते हैं और सीखते हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीका हमारे मैनेजमेंट में भी है जिससे कि आप उसको अप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं विद द फीचर ऑफ फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस दैट इट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस।
सो जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं कैसे बने, हम सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई है बहुत सारे साइंटिस्ट की। जैसे हम लोगों ने कहीं कहीं स्टोरी सुनी हुई है कि एक साइंटिस्ट है जो बेंच पर बैठे रहते हैं गार्डन में, एप्पल गिरता है, वो उसको गिरते हुए ऑब्जर्व करते हैं एंड देन रिपीटेडली वो उसको देखते हैं कि बार बार ऐसा होता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आखिर गिरता है तो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो ये सोचते सोचते उनके दिमाग में कुछ बातें आती हैं, देन वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और बार बार एक्सपेरिमेंट करके जब एक कंक्लूजन बनता है तो देन वो एक डिस्कवरी हो जाती है, वो एक हमारा इन्वेंशन हो जाता है, एक प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह साइंस के प्रिंसिपल बनते हैं, किस तरह से, ऑब्जर्व करके, बार बार मतलब रिपीटेडली ऑब्जर्वेशन एंड फाइनली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड। तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऐसे होते हैं? तो पहले तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, उसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। 2 मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, FW टेलर एंड हेनरी फ्यूल के बारे में। तो उनके प्रिंसिपल्स की ही यहाँ पे बात चल रही है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं? तो यस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड होते हैं। एंड देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट की बात जब हम करते हैं तो जिस तरह से हम साइंस के प्रिंसिपल को हर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख पाते हैं वैसे मैनेजमेंट में नहीं कर पाते, बिकॉज मैनेजमेंट हम बेसिकली करते किसका है, ह्यूमन बींग्स का, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स पे हर एक एक्सपेरिमेंट हम उस तरह से नहीं कर सकते जैसे साइंस पे किया जा सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट का ये साइंस का ये फीचर कुछ हद तक है इसमें एंड बातें हैं और कुछ तक ये बातें नहीं लागू होती हैं। दैट मीन्स हम इसको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते एंड फुल्ली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें एक बात लिखी गई है, पार्शियली प्रेजेंट। Now move to the third and last feature of science, that is universally valid या फिर universal applicability। जैसा कि हम सब जानते हैं साइंस का जो प्रिंसिपल होता है, साइंस की जो बातें होती हैं, आप देखते होंगे हर सिचुएशन में हर एक जगह पर इक्वल तरीके से ही लागू होती है। जैसे हम फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल को हम जानते हैं कि हवा में उछालेंगे तो नीचे आएगा ही आएगा, हम दीवार पे उसको मारेंगे तो रिटर्न में हमको आकर फिर लग जाना है, ये पक्का होता है। और आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं कि अगर हम फुटबॉल दीवार पे मारेंगे तो क्या उतनी तेजी से आके हमको लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता ही है हमारा ऐसा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो हम देख पाते हैं कि हर एक सिचुएशन में हर जगह वैसे ही लागू होता है, जिसको हम कहते हैं रिजिडिटी से लागू होना, विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, वो हर समय वैसे ही लागू होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है हर समय हर सिचुएशन पर एंड हर जगह उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये तो रही बात साइंस की। बट क्या यही सेम बात मैनेजमेंट पर लागू होती है कि मैनेजमेंट में भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है? तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि मैनेजमेंट तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इट इज़ कॉल्ड ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट तो है ऐसा, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक सिचुएशन में एक जैसे वर्क नहीं करते हैं। ये भी बिल्कुल एक सच्चाई है। आप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अगर हर सिचुएशन में एक जैसे अप्लाई करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे सिंपल सा एक साइकोलॉजी, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट के कोई भी पॉइंट्स, कोई भी प्रिंसिपल्स हम किस पर इम्प्लीमेंट करते हैं? ह्यूमन बींग्स पर। बट क्या ह्यूमन बींग्स का नेचर सबका एक जैसा होता है? आपको जो बात जिस तरह समझ में आती है क्या दूसरों को वैसे ही समझ में आएगी? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लिए कोई बात किसी और तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरे के लिए कोई और बात दूसरे तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर एक ह्यूमन बींग पर, हर एक सिचुएशन पर उस जैसे नहीं लागू हो सकता जैसे कि साइंस में होता है। दैट मीन्स हम इस फीचर को इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? कन्फ्यूजन मत रखिएगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वैलिडेट नहीं है यूनिवर्सली। क्लियर? सो अब क्या कंक्लूजन है? जब हम देख पा रहे हैं कि साइंस के हर एक फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं है अवेलेबल, तो कंक्लूजन क्या कहता है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस। जिस तरह साइंस हमारा मेन सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट इन द सेंस साइंस जो हम जानते हैं प्योर साइंस कहलाता है, वैसे हम मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट वी कैन कॉल इट एज इन एग्जैक्ट और सॉफ्ट और अप्लाइड साइंस। ठीक है, आप इन टर्म्स को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कंक्लूजन को कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरह का साइंस है मैनेजमेंट, तो यही कहना आपको, मैनेजमेंट इज अप्लाइड साइंस, मैनेजमेंट इज सॉफ्ट साइंस, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। क्यों होता है? बिकॉज 2 फीचर्स अवेलेबल हैं और नहीं है लास्ट फीचर। ठीक है, सो ये तो हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक,
फिर एक बार पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपके सामने है एंड आई होप सो कि जो आप पिक देख रहे हैं पहचान पा रहे होंगे कि ये किसकी पिक्चर है. नाउ सेकेंड एंड द थर्ड. होप सो सबने पहचान लिया है कि आप डॉक्टर्स को देख पा रहे हैं, आप अकाउंटेंट्स को देख पा रहे हैं, आप लॉयर्स को देख पा रहे हैं. ये सब क्या है? तो दीज आर द प्रोफेशनल पीपल्स. इसको हम प्रोफेशन कहते हैं. डॉक्टर्स जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल कोर्स पढ़ कर आते हैं, लॉयर्स भी प्रोफेशनल कोर्स पढ़ के आते हैं, अकाउंटेंट भी. इन सभी का अपना अपना एक कोर्स डिसाइड होता है जिसको पढ़ने के बाद ही यहाँ पर लोग आते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रोफेशन. नाउ अगेन चेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन कहला सकता है. तो अगेन स्टार्ट करेंगे पहले हम डेफिनेशन के साथ. सो देखिए अगेन कुछ हाईलाइटेड वर्ड को ध्यान देना है आप लोगों को. प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय, मतलब प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन जिसको कि आप प्राप्त करते हो. कैसे? स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ठीक है, मतलब नॉलेज सबको होती है बट एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज. देन ट्रेनिंग एंड इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. तो ध्यान देने वाली बात कि प्रोफेशन वो है जिसको कि एक आप ऑक्यूपेशन मान सकते हैं, मतलब अर्निंग का जरिया, लेकिन उसकी नॉलेज आप स्पेशल तरीके से प्राप्त करते हो. मतलब देखिए हम सभी लोगों को एक दूसरे से बहस करना आता होगा, हम एक दूसरे का पक्ष ले सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हम लॉयर नहीं हैं. लॉयर बनने के लिए एक तरीका है, कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है सिस्टमैटिक तरीके से, बिना उसके आप लॉयर नहीं कहला सकते. अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप भी सलाह दे देते हो कभी कभार कि अरे ये दवा खिला दो, ये कर दो तो ठीक हो जाएगा. तो क्या आप डॉक्टर हो गए? नहीं हो गए. तो डॉक्टर होने के लिए भी आपको एक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी जिसको हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन इसमें होता है, ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर्स की भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है. देन ऐसे ही सभी प्रोफेशनल की अपनी अपनी एक ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है. जैसे लॉयर्स लोग प्रैक्टिस करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में. देन एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि जहाँ कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता. बाय मीन्स कि उस प्रोफेशन में हर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ वो आ सकता है जो उसके उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्रॉस कर सकता है या पास कर सकता है. तो दैट्स इन दैट वे हम उसमें एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लोगों के. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह प्रोफेशन के कुछ फीचर्स यहाँ हाईलाइट किए गए क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट में है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेस्ट मैनेजमेंट विद द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. सो 5 फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे. पहला फीचर्स आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा डॉक्टर्स, देन उसके बाद अकाउंटेंट एंड देन लॉयर्स, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशनल्स. उन सभी के जो कोर्सेस होते हैं उन सभी को पढ़ने के बाद, पास करने के बाद ही वो उस फील्ड में आते हैं, है ना. यानी कि उन सभी का एक पढ़ने का, एक पढ़ाई का अपना एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन फिक्स होता है, कोर्स फिक्स होता है. जैसे डॉक्टर्स के लिए बेसिकली आप जानते ही हैं MBBS है. अकाउंटेंट के लिए आप शायद जानते हैं कि नहीं, वैसे कॉमर्स के स्टूडेंट आपको मालूम होना ही चाहिए, वो होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि ICAI से हम पास आउट होकर बनते हैं. ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए भी होता है जो LLB का कोर्स करते हैं, है ना. तो इस तरीके से हर एक प्रोफेशन में जो भी आता है वो किसी ना किसी बॉडी ऑफ नॉलेज को, जो कि वेल डिफाइन होता है, वेल सिस्टमैटिक होता है, उसको आप पढ़ कर आते हैं. नाउ क्या ऐसी ही बातें हमारे मैनेजमेंट में है? तो बिल्कुल है. मैनेजमेंट, आजकल एक वर्ड बहुत फेमस होता है, मैनेजमेंट गुरु. तो लोग जो मैनेजमेंट गुरु अपने आप को बोलते हैं या जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट खुद को बोलते हैं, उनके पास भी मैनेजमेंट की एक अच्छी खासी नॉलेज होती है, और वो भी एक पढ़ाई करके ही आगे बनते हैं. आप देखते होंगे, सुनते होंगे और जानते भी होंगे, या आप में से किसी का एम भी होगा कि फ्यूचर में MBA करके एक अच्छे मैनेजर बनोगे आप. तो दैट मीन्स कि आप भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को पार करके पढ़ कर जाओगे. ठीक है, तो इस फीचर को हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो देखिए हम में से हर कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, हो सकता है. हम में से हर कोई कॉमर्स का बंदा है तो अकाउंटेंट बनना चाहता होगा. लेकिन क्या सब बन सकते हैं? तो काबिलियत सब में है कि नहीं, ये बात साबित हो जाती है ICAI के एग्जामिनेशन से, जिससे अकाउंटेंट पास होकर बनते हैं. अगर आप उस क्वालिफिकेशन को पास कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, है ना. आप MBBS के एग्जामिनेशन को पास करते हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर बन सकते हैं. लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते हैं. दैट मीन्स जो उस एग्ज़ाम को, उस क्वालिफिकेशन को नहीं पास कर सकता, वो उस फील्ड में एंटर
नहीं कर सकता। तो इसीलिए किसी भी प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है। और इसी तरह अगर हम बात करें मैनेजमेंट में कि क्या मैनेजमेंट में भी एंट्री रिस्ट्रिक्ट है, तो आप पाओगे कि नहीं है ऐसा। क्योंकि देखिए, अगर मैं कह दूं कि जो MBA करेगा क्या वही आगे चल कर के एक मैनेजर बनेगा? इज इट ट्रू? क्या ऐसा ही होता है हमेशा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ साथ जो सीनियर होता जाता है, सिचुएशन को समझता रहता है, उसको हम सिचुएशन के साथ साथ मैनेजर बना देते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि आपके भी रिलेशन में, आपके इवन घर पर आपके फादर में भी, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स मैनेजर होंगे, एंड हो सकता है उन्होंने MBA ना किया हो। तो इसका मतलब कि विदाउट डूइंग द MBA हम मैनेजर बन सकते हैं। तो दैट मीन्स जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये फीचर नहीं है प्रेजेंट। नाउ लेट्स चेक द थर्ड फीचर, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोफेशन होते हैं उनको रन करने के लिए, उनके वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ को चलाने के लिए, उनके वेरियस कंडक्ट को फिक्स करने के लिए, एक प्रिंसिपल, उनके डिसिप्लिन्स बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक बॉडी होता है। ठीक है, मतलब एक एसोसिएशन होता है। जैसे कि लॉयर्स के लिए होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुना होगा हो सकता है आप लोगों ने नाम। एंड अकाउंटेंट के लिए जैसा हमने कहा क्या होता है, ICAI। तो इस तरह से ये जो भी नाम मैंने लिए हैं ये सब हमारे क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो बिना उससे रजिस्टर हुए आप प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। यानी एक ना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जुड़ा होता है आपके किसी ना किसी प्रोफेशन से। ठीक है, देन बात जब हम करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जैसा हमने कहा कि जो MBA करेगा वही मैनेजर बनेगा, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा फिक्स्ड एक एसोसिएशन नहीं है मैनेजमेंट के लिए जिसको हम कह सके कि बिना उसके एग्ज़ाम को पास किए आप मैनेजर बन ही नहीं सकते। हावेवर ट्राई हो रहा है, हमारे देश में चल रही है ये चीज़ें, धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी ये बातें कि हमारे देश में भी IIM जैसे इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, एसोसिएशन हो जाएंगे जिसके एग्ज़ाम को बिना पास किए कोई मैनेजर नहीं कहलाएगा। बट अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजर बनने के लिए, आपको मैनेजमेंट में आने के लिए आपके प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ फीचर, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड रेफर्स टू अगेन द बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो आपके बिहेवियर को रन करता है, मतलब कंट्रोल करता है। वो आपके बिहेवियर का एक तरीका फिक्स करता है। जैसे हम सभी देखते हैं डॉक्टर्स का भी एक तरीका होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, लॉयर्स का भी एक तरीका होता है, उनका भी एक वे ऑफ डिलीवरिंग द केस ये हो सकता है। वो अपने कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, मतलब उनको सिखाया जाता है कि डॉक्टर होने के नाते आपका क्या बर्ताव होना चाहिए, एक लॉयर के नाते आप किस तरह किसी से बिहेव करेंगे, ये कैसा होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एथिकल कोड्स, जो कि कौन बनाता है, आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो सीधी सी बात है, आपके प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं तो वो कोड बनाते हैं। लेकिन हमारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स तो है ही नहीं कोई, सॉरी एसोसिएशन तो कोई है नहीं। तो जब प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में है नहीं तो मैनेजर्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन बनाएगा? देयर इज नो वन। तो दैट मीन्स अगेन दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन, दैट इज सर्विस मोटिव। यानी डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू द गॉड मानते हैं, मतलब सर्विस देने वाला एक बहुत महान आदमी। ऐसे ही लॉयर्स की बात करते हैं तो उनको भी हम यही कह सकते हैं कि क्लाइंट्स का केस जिताने के लिए वो सब कुछ करते हैं। डेफिनेटली सब इकोनॉमिक कंसिडरेशन बदले में लेते हैं, लेकिन कहा जाता है उनके एसोसिएशन की तरफ से, उनका एथिकल वे कहता है कि उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, सर्विस। ग्राउंड रियलिटी भले कुछ और हो, लेकिन जो हम थियोरेटिकल नॉलेज की बात करते हैं वो यही है कि सर्विस मोटिव में कंसिडर होता है एक प्रोफेशन। बट जब हम बात मैनेजमेंट की करते हैं तो हम तो भाई शुरू से पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का एक ही टारगेट होता है कि क्या होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का। यानी यहाँ पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन को प्रायोरिटी मिलती है। एंड नो डाउट सर्विस मोटिव होता है, बट प्रायोरिटी किसकी होती है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन की। तो देख पा रहे हैं प्रोफेशन का जो फीचर है सर्विस मोटिव वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला फीचर मौजूद है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, ये सब फीचर्स नहीं है मौजूद, इवन पांचवा भी नहीं है। इस तरीके से प्रोफेशन के 5 में से
4 फीचर्स नहीं है प्रेजेंट। तो कंक्लूजन क्या है फिर? मैनेजमेंट इज सेड टू बी इन द एज ऑफ इट्स इन्फेंट एज अ प्रोफेशन एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो जिस तरह डॉक्टर्स को एक प्रोफेशनल कोर्स माना जा सकता है, देन लॉयर्स को माना जा सकता है, वैसे ही हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन, फुल फ्लेज प्रोफेशन बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इन वेरियस स्लाइड्स की मदद से ये जानने की कोशिश की कि मैनेजमेंट के कितने नेचर होते हैं। 3 होते हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। एंड देन आपने देखा अच्छे तरीके से कि हमने किस तरह से उसको विजुअलाइज किया, किस तरह से अंडरस्टैंड किया कि वो क्या होते हैं और उनके कौन कौन से फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हम ये जान पाते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। एंड होप सो सभी को आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा क्विज का, आप ज़रूर उसको पार्टिसिपेट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।